साथियों नमस्कार। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इसका एक ओवरव्यू देख लीजिए। सबसे पहले हम भौतिक गुणों में क्या क्या चीज़ें अपवाद है वो पढ़ेंगे। उसके बाद रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर पढ़ेंगे। आयनिक यौगिकों के गुण पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अधातुओं के उपयोग। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा सोना चांदी और सोना के ही आभूषण क्यों बनाए जाते हैं। फिर हम कहेंगे सोडियम पोटेशियम लिथियम को जो है केरोसिन के तेल में मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे जब हमें गर्म जल का टैंकर बनाना हो तो तांबे का ही उपयोग क्यों करते हैं, इसकी जगह इस्पात का उपयोग क्यों नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जब तांबे के बर्तनों को धोना है तो नींबू इमली के रस से ही साफ क्यों करते हैं और क्यों प्रभावी होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। ऐसी कौन सी धातु है जो उष्मा की चालक है, उष्मा की कुचालक है। टाइटेनियम को रणनीति धातु क्यों कहते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। लोहे पर को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। फिर इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा कि एनीमिया के रोगों को पालक खाने की सलाह क्यों दी, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। आज के वीडियो में सेशंस को ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, मजेदार बात पढ़ते हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th में हम साइंस पढ़ रहे थे, 3rd चैप्टर पर आ चुके हैं जिसके कि कुछ चीज़ें कुछ पार्ट हमने पहले पढ़ लिया था। अब मैं एक रिव्यू पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमने इससे पहले के सेशंस में जो है क्या क्या पढ़ा था, है ना, और जो है आज क्या पढ़ने वाले हैं इसका रिव्यू मैं आप लोगों को देता हूँ। सबसे पहले पढ़ा था साथियों धात्विक चमक। मैंने कहा था कि धातुएं चमकदार होती हैं, ये गुणधर्म उनका धात्विक चमक कहलाता। आघातवर्धना क्या कहते हैं साथियों, जब किसी भी चीज़ को अगर हम पीट कर किस एक चादर के रूप में अगर बना लेते हैं, है ना, इस तरह से एक चादर बना देते हैं, हम उसे आघातवर्धन कहते हैं। तन्यता किसे कहते हैं, जब किसी भी धातु को हम क्या करते हैं, जब उसके दोनों सिरों को खींचते हैं इस तरह से तो वो एक तार के रूप में जो है व्यवस्थित हो जाती है, इसे कहते हैं तन्यता। टेनेसिटी कहते हैं, टेंसिटी मैलेबिलिटी इसे कहते हैं। जिन लोगों को इंग्लिश में ध्वनिकता सोनोरस की बात करी थी हमने, कठोर चीज से टकराने पर धातु एक आवाज करती हैं जिसे धात्विक सोनोरस कहते हैं ना। इसके बाद साथियों हमने पढ़ा था अपरूपता क्या कहते हैं। तो हमने कहा था कि कोई एक चीज अगर विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है तो उन सभी रूपों को हम क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। जैसे मैंने कार्बन की बात की थी तो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट इसके 2 अपरूप होते हैं। इस तरह से जो है इनकी बात की थी। और लेकिन दोनों के रासायनिक गुणों की बात करते हैं तो दोनों के गुण, रासायनिक गुण साथ साथ में उनके गलनांक कथनांक सब चीजें जो है अलग अलग होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो मैंने कहा था कि जो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाती है, एक तो लवण बना देती है प्लस जल का निर्माण जब करती है तो हम ऐसे ऑक्साइड को क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहते हैं। फिर हमने एनोडीकरण कहा था कि किसी भी चीज़ पर क्या होता है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की एक परत बनना या एक मोटी सी परत बनना, हम उसे क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। ये संक्षरण में बढ़ता है, इसमें डिटेल्स में एक बात की थी हमने। उसके बाद मैंने कहा था रायल जल क्या कहते हैं, रायल जल को कहते हैं एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया क्या होता है साथियों, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। कौन कौन से अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अब सांद्र नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या है, HNO3 प्लस क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसमें HCl 3 अनुपात में रहता है और ये 1 अनुपात में रहता है। जब हमें परसेंटेज की बात करता हूँ तो ये 66% रहता है ना, और ये कितना परसेंट रहता है, सॉरी हाँ 66 नहीं 4 में, तो ये 75% से रहता है और ये रहता है 25%। अगर मैंने उस दिन कुछ गलत बता दिया है तो सुधार लेना। HCl कितने परसेंट रहता है, 75% के आसपास रहता है। HNO3 कितना रहता है, 25% रहता है। तब जाके क्या बनता है, एक्वारेजिया बनता है। ये क्या करता है, ऐसी अक्रियशील धातु, गोल्ड जैसी धातु रहती है, साथ साथ जो हार्ड धातुएं रहती है उन लोगों को क्या करता है, ये अपने आप में गलाने की क्षमता रखता है। फिर हमने बात की थी मिश्र धातु की, 2 या 2 से अधिक धातु, है ना, क्या होता है 2 या 2 से अधिक धातु है ना, एक साथ एक निश्चित अनुपात में मिलती है तो क्या किसका निर्माण करती है,
ये करती है एक, और ये क्या करती है, दोनों को जिसमें मिलाया जाता है उसको गलाया जाता है ना, उसको गलाया जाता है। ठीक है, ओके। जैसे कि मैं बात करता हूं ब्रास की, ब्रास को क्या कहते हैं हिंदी में साथियों? पीतल कहते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है और ब्रास में क्या क्या रहता है? ब्रास में रहता है जिंक प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर। एक होता है हमारा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किसको कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज धातु, ब्रॉन्ज एलोय रहता है। इसमें सबसे पहले एक रहता है कॉपर, कांस्य या कांसा, है ना। ब्रॉन्ज को क्या कहते हैं? कांस्य या कांसा, है ना। ब्रास किसको कहते हैं? ब्रास कहते हैं पीतल को। पीतल किस किस से? जिंक प्लस कॉपर। और ब्रॉन्ज किस किस से बनता है? कॉपर प्लस टीन। क्या होता है? टीन का सिंबल क्या है? SN। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को अगले पेज पे थोड़ा सा जो है डिटेल्स में बता देता हूँ इसके बारे में। मैंने कहा भी था कि मैं उस दिन बताऊंगा। देखिए साथियों, एक आपकी धातु होती है ब्रास और एक होती है ब्रॉन्ज। ठीक है, जब ब्रास और ब्रॉन्ज की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं हम? ब्रास और ब्रॉन्ज की बात करते हैं। तो ब्रास जो होता है इसे हिंदी में कहते हैं पीतल। ब्रॉन्ज रहता है, इसे हिंदी में कहते हैं कांसा या कांस्य। तो ध्यान रखिएगा, इसमें झेड है तो दोनों धातुएं एलॉय के साथ बनती है। कॉपर प्लस में होगा, झेड यहां पर है तो यहां नहीं है तो मैं यहां पर झेड लगा दूंगा। वहां पर झेड है, एस यहां है तो एस में यहां लगा दूंगा SN। SN किसका सिंबल है? SN है टीन का। ठीक है, टीन का। ओके, तो इस तरह से फिर मैंने आपको सक्रियता श्रेणी बताई थी, कौन चीजें किस तरह से सक्रियता। एक हम श्रेणी बनाते हैं जिसमें अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब है अवरोही, देखो आरोही, और एक होता है अवरोही। इनमें भी आपको डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आरोही साथियों पहले से ही छोटी है, अर्थात सबसे बड़ा ऊपर, छोटी छोटी चीजें नहीं, सॉरी, सबसे छोटा जो है नीचे। अवरोही बड़ा है तो सबसे क्रियाशील कहां होगी? सबसे ऊपर। तो इस तरह से व्यवस्थित करते हैं। सबसे, अगर आपसे पूछा जाए सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, तो हम कहेंगे सबसे क्रियाशील कौन सी है? पोटेशियम। फिर ये सारी कम है, मीडियम है। सबसे कम क्रियाशील धातु की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है हमारा? गोल्ड या सोना। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा था, जैसे कि हम गए खोदने के लिए, हमने खुदाई की, है ना। अब हमने खुदाई की, सबसे पहले ये जो एक गड्ढा खोदा, इसमें से कुछ पदार्थ निकाला, मिट्टी विट्टी सब, तो ये तो हो जाता है हमारा खनिज। अब खनिज में से कौन कौन सी चीज हमारे पास है उसको हम कहेंगे अयस्क। फिर अयस्क को हम छानते हैं, जो उसमें से गंदगी चीज, ऐसी चीज जो हमारे काम की नहीं है, उसको अगर हटाना हो तो हम उसे कहेंगे गैंग। ठीक है, तब जाके, और इस हटाने की प्रोसेस को कहते हैं, अलग अलग तरीके से कहा जाता है। जैसे अगर आपके इसमें सल्फर ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे? सल्फर अयस्क ज़्यादा है तो उसको वायु के साथ निकाल देंगे, हम उसे भर्जन कहेंगे। निष्पादन, अगर कार्बोनेट अयस्क ज़्यादा मात्रा में है तो हम फिर उसको गर्म करके उसका भी ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, हम उसे कहेंगे निष्पादन। फिर मैंने धातुओं के 5 गुणों की बात की थी। धातु एक विद्युत की चालक होती है, सबसे पहले मैंने जब चैप्टर शुरू करा था जब ही बात की थी। तो क्या होता साथियों, जब मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप करंट पास करते हो, आपके घर में तार देखे होंगे आपने। तार किस किस के बने होते हैं? एल्यूमिनियम के, हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, साथ साथ लोहा, इन चीजों में आपने देखा होगा करंट पास होता है। और ज्यादातर धातुएं क्या करती है? करंट को इधर से उधर पास कर देती है और इसे कहते हैं चालकता। एल्यूमिनियम और कॉपर विद्युत के सबसे बड़े सुचालक हैं। ठीक है,
उसके बाद हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने से पहले फिर उसके बाद हमने आगे जो नेक्स्ट बात की थी। अब साथियों नेक्स्ट हमने बात जो की है ध्वनिकता। आपने देखा होगा कि जब दो धातुओं को हमें आपस में टकराता हूं तो कैसी आवाज आती, एक टन टन की आवाज आती। देखो सुनिएगा, इसमें इमेजिन नहीं हो पा रहा है, ये इस तरह से टन टन की एक आवाज जो है बनती है ना। तो ये धातुओं की ऐसी ध्वनिकता आवाज होती है। फिर हम तन्यता, जब हम किसी भी चीज को दोनों सिरों को खींचते हैं तो क्या करें, हम एक तार के रूप में अगर उसको व्यवस्थित कर पाते हैं, जैसे कि मैंने एक खींचे दोनों सिरों को खींचने पर एक लंबा सा तार बन गया, तो हम ऐसी चीजों को क्या कहेंगे, तो तन्यता। और ये सबसे ज्यादा गुण कौन से में होता, सोने में। भौतिक अवस्थाओं की बात करते हैं तो अधिकांश धातुएं क्या रहती, ठोस रहता है। लेकिन पारा बोले तो मरकरी, इसका सिंबल अगर आपसे सिंबल कोई पूछता है कि तारे का मरकरी का सिंबल क्या है तो Hg, ये क्या है, लिक्विड अवस्था में होता है। रूपली दोसर होती है, लेकिन कुछ कुछ धातुएं क्या होती, चमकदार होती है, सोना चांदी तांबा प्लेटिनम। अब फिर बात की थी हमने, नेक्स्ट बात की थी और उसमें कहा था धातुएं ऑक्साइड्स, धातुएं को हम जब वायु में जलाते हैं तो ये क्या करती हैं, ऑक्साइड्स बनाती है। जैसे Zn ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। फिर आती है, उदाहरण लिख लीजिएगा, Al+O2, ठीक है। अब संयोजकता के हिसाब से अगर देखा जाए, मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था Al2O3 जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसको यहां पर 2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब ये 2 यहां आ नहीं सकता, यहां आएगा तो Al2O3 इसको 3 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 2 6 करना है तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। सॉरी, ये ऑक्सीजन के 3 अणु ही जो है यहां पर ले लिए गए, ठीक है। 2 दूनी 4, सॉरी O2, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने कहा था कुछ ऑक्साइड्स क्या सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो कि है ना, और कुछ क्या होते हैं इस तरह से, जैसे तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहलाते हैं। उसके बाद हमने कहा था धातु जल में अघुलनशील है, लेकिन कुछ जल में घुलकर क्या बनाती है, क्षार बनाती है। जैसे NOH का उदाहरण दिया था मैंने KOH का उदाहरण दिया था। ऑक्सीजन के साथ सभी की धातुओं की स्लो होती है, लेकिन जब क्रिया करती है तो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पर, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि भौतिक, क्या प्रश्न आता है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में विभेद कीजिए, अर्थात अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहला गुण हम लेते हैं धात्विक चमक। तो सभी धातुएं क्या होती है, धातु में सभी में धात्विक चमकता पाई जाती है ना। लेकिन अधातुओं में साथियों केवल 2 चीजों में ही चमकता पाई जाती है, और वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं, वो है पहला ग्रेफाइट और आयोडीन। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकदार होती है, तो आप क्या कहोगे, ग्रेफाइट और आयोडीन, ठीक है। कठोरता की बात की जाती है साथियों, तो कठोरता में सभी धातुएं बहुत अधिक कठोर होती है, पर सोडियम Na और क्या क्या पोटेशियम, ये धातुएं क्या मुलायम सी रहती है। हम आगे फिर पढ़ेंगे इन धातुओं को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, रुकिएगा। केवल इनमें हीरा ही कठोर होता है, बाकी सारी धातुएं देखो, हाइड्रोजन गैस हुई, ऑक्सीजन गैस हुई, नाइट्रोजन गैस हुई, है ना। फिर वह आयोडीन हुआ हमारा, फिर वह क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या है, सभी गैसेस जो होती है सभी अधातु है। आघातवर्धना, अब मैंने वहां जब आघातवर्धना पढ़ा था, जब कहा था कि आघातवर्धना किस गुण को कहते हैं, किसी चीज का आघातवर्धन होना अर्थात उसका क्या होना, चादर बनाने का गुण। तो अत्यधिक आघातवर्धित धातुओं की बात करते हैं, जिंक की चादर बनती है, एंटीमनी की और आर्सेनिक की जो है चादर बनती है। आपने अधातुओं को देखा है, जैसा ही इनको हमने पीटा, जैसे आयोडीन लिया, नमक आपके घर पे, नमक को मारना,
नमक को आपने मारा, तुरंत ऐसा भंगूर भंगूर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूट जाता है। ऐसी चीज को भंगुरता कहते हैं। और यह गुण किस में पाया जाता है? ये अधातुओं में पाया जाता है। तन्यता, तन्यता वह गुण किसी धातु का जब हम उसे तार के रूप में करें तो तन्यता भी प्रदर्शित करती है। जिंक हुआ, एंटीमनी, आर्सेनिक, है ना, ये अपवाद है इसमें, इनको नहीं, जो है जिंक को हम जैसा ही पीटेंगे वो टूट जाएगा, है ना। आघातवर्धना में ये क्या है, हमारा अपवाद है। धातुओं में क्या होता है, धातुएं इस तरह का तन्यता का गुण नहीं करती, लेकिन कार्बन का जो फाइबर्स होता है, जैसे कि वो क्या अपने आप में फाइबर्स, कार्बन फाइबर्स रहते हैं और वो क्या करते हैं, ऐसे तार में बन जा सकते हैं। चालकता की बात करते हैं तो धातुएं विद्युत की प्लस उष्मा की चालक होती है। केवल बिस्मत एक ऐसा अपवाद है, ये क्या रहता है, ये कुचालक रहता है। क्या है ये? धातु और उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। जब हम इसमें बात करते हैं तो ग्रेफाइट और गैस, कार्बन गैस जो होती है, ये क्या करती है, विद्युत और उष्मा का चालकता प्रदर्शित करती है। अवस्था की बात करते हैं तो सभी धातुएं ठोस है, लेकिन पारा हमारा जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। अब बात करते हैं हम अधातुओं की, तो अधातुएं ठोस भी होती है, द्रव भी होती है और गैस भी होती है। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, ये तो हमारे हो गई गैसेस फॉर्म में। अब जब ठोस की बात करते हैं तो आयोडीन हुआ, हीरा हुआ, है ना। जब द्रव की बात करते हैं तो जैसे द्रव की बात करते हैं तो H2O पानी ही हमारा अधातुओं के रूप में है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, अधातुओं के फॉर्म में भी रहती है। घनत्व की बात करते हैं तो सभी धातुओं के लगभग उच्च घनत्व होते हैं। केवल और केवल पोटेशियम और सोडियम इनके घनत्व कम होते हैं। इनमें हीरा सबसे अधिक घनत्व वाला होता है, बाकी सभी अधातुओं का घनत्व कम होते हैं। यहाँ से हमारा धातु अधातुओं के जो है कुछ अपवाद पढ़े हमने। अब उसके बाद इनके में अंतर पढ़ते हैं, तो ये अंतर इस तरह से, धातु क्या होती है, उपचायक होती हैं, अपचायक होती हैं, और अधातुएं क्या होती, उपचायक होती हैं। अब ये अपचायक और उपचायक हमने रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 10th में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। आप वहाँ जाकर जो है इन चीज़ों को देखेंगे कि अपचायक उपचायक कैसे बनते हैं। अपचायक उपचायक अभिक्रिया होती है, उसमें मैंने डिटेल्स में ट्रिक के साथ बताया है। इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय और उदासीन होते हैं, है ना। ये अम्ल से अभिक्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन विस्थापित करती है, और अधातु अम्ल से क्रिया कभी भी नहीं करती है। ये विद्युत धनात्मक तत्व है और ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अर्थात इनका अगर हम एक घोल बनाएं धातु अधातुओं का, और उसमें कैथोड एनोड प्लस और माइनस को अगर डालें हम, तो हमेशा धातुएं किधर चलेगी, प्लस की ओर चलेगी, और अधातुएं हमेशा माइनस की ओर चलेगी। ठीक है। अब साथियों कुछ ऐसे गुण रहते हैं आयनिक यौगिक, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो आयनों के द्वारा जिनका निर्माण होता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आयनिक जो होते हैं हमारे, है ना, आयनिक जो यौगिक होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो आयनिक गुण रहते हैं ये ठोस भी होते हैं, कठोर भी होते हैं, साथ साथ भंगुर भी होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक हमेशा क्या रहते हैं, उच्च गलनांक और क्वथनांक रहते हैं। ये भी शायद प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, क्योंकि साथियों इनके बीच में जो बॉन्ड रहता वो हमेशा कौन सा बॉन्ड रहता, आयनिक बॉन्ड रहता। अब उस आयनिक बॉन्ड को हम तोड़ने में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हमें ऊर्जा चाहिए रहती है। इसलिए ये जो यौगिक रहते हैं हमारे आयनिक यौगिक, ठीक है, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च रहते हैं। जल में घुलनशील रहते हैं, ठीक है, जल में क्या घुलनशील रहते हैं, और जलीय विलयन विद्युत के क्या रहते हैं, सुचालक रहते हैं। क्या रहते हैं इनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि आप हाइड्रोजन जो है अधातुओं को कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो दो एक उपयोग लिए, वैसे तो उपयोग बहुत सारे हैं, अनंत हैं, ठीक है, लेकिन अमोनिया निर्माण में, हाइड्रोजन वनस्पति तेल से घी बनाने में के लिए जो है हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसे कहते हैं हाइड्रोजीनेशंस कहते हैं। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं साथियों रॉकेट के ईंधन में,
कार्बन का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में जो है अधातुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग कारण बताइए मुझे कि प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? जब मैंने आपको क्रियाशील देखिए, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब आपको मैंने सक्रियता श्रेणी पढ़ाया था। सक्रियता श्रेणी में देखना, सोना चांदी कहाँ है ये चीजें? ये सबसे नीचे, अर्थात ये खुले वातावरण में भी रहेगी तो इतनी जल्दी क्रियाएं करेगी क्या? प्लेटिनम ये चीजें करेगी क्या? ये चीज कभी भी इतनी अच्छी से क्रियाशील नहीं होती है, इसलिए इनका संक्षारण नहीं हो सकेगा। इसलिए हम इनका उपयोग क्या करते हैं? आभूषण बनाने में करते हैं। प्लेटिनम सोना चांदी ये सबसे नीचे। अगर मैं यहाँ पर एक टुकड़ा में चांदी का रख देता हूँ, एक टुकड़ा में सोने का रख देता हूँ, एक टुकड़ा में लोहे का रख देता हूँ, एक टुकड़ा में सोडियम का रख देता हूँ, है ना, तो सक्रियता श्रेणी क्या कहती है साथियों? ये खुले वातावरण में रखें तो ये जल्दी जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद चांदी, और सबसे लास्ट में जो है सोना खत्म होगा। अर्थात इनको खत्म होने में तो बहुत ज्यादा ही समय लगेगा। आप तांबे को बाहर रख दो, कॉपर को 6 महीने के अंदर अंदर हरा कलर ले लेगा। क्या सोना चांदी इतनी जल्दी खत्म होते? नहीं होते। इसी को तो क्रियाशील श्रेणी कहते हैं। क्रियाशील श्रेणी क्या दर्शा रही है? क्रियाशील श्रेणी यह दर्शा रही है कि कौन कितनी जल्दी खत्म हो रहा है, कौन सबसे बाद में खत्म हो रहा है, बस यही क्रियाशील श्रेणी है हमारी। ठीक है, उसके बाद आप एक कारण बताइए मुझे, है ना, कि सोडियम, मैंने अभी कहा था आपसे क्या क्या, सोडियम पोटेशियम और लिथियम को जो है को तेल के अंदर, कौन से तेल? केरोसिन, मिट्टी का तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? अब आप एक बात बताइए कि उस सक्रियता श्रेणी में ये तीनों चीजें बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर है। अर्थात अगर इन्हें मैं खुले वातावरण में रख देता हूं, नमी के अंदर भी अगर रख देता हूं, तो ये क्रिया करके और ऑक्साइड्स बना लेंगे। अब ऑक्साइड्स बना लेके खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम इन्हें बचाने के लिए क्या करते हैं? तेल के अंदर संग्रहित कर देते हैं, ताकि ये वातावरण के संपर्क में ना आए, नमी के संपर्क में ना आए। ठीक है, पढ़िए क्या है? पोटेशियम, लिथियम, सोडियम अतिक्रियाशील धातु हैं। वायुमंडल में आर्द्रता जो नमी है से क्रिया कर सकती हैं, इसलिए इन्हें बचाने के लिए तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है ना, ताकि ये नमी के संपर्क में ना आए। अगर आपसे कहा जाए कैसे तेल में रखते हैं, तो मिट्टी के तेल में। किसके तेल में? मिट्टी के तेल में। अब मिट्टी का तेल किसे कहते हैं? तो आप लोग गांव वाले लोग तो मिट्टी का तेल जानते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कि मिट्टी का तेल कहते हैं केरोसिन को। पहले मिलता था साथियों केरोसिन को। ठीक है, अब एक और है, गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात, जो कि इस्पात क्या है? इस्पात बोले तो स्टील, लोहे की मिश्र धातु का नहीं होता है। क्यों? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तांबा जो होता है वो उष्मा का अधिक चालक है। अर्थात आपने इसको उष्मा दी लोहे तांबे को, तो तांबा क्या करेगा? तुरंत इधर से उधर ट्रांसफर कर देगा। इसीलिए हम और इस्पात क्या है? वो स्लो प्रोसेस में काम करता है, इसलिए हम क्या करते हैं? तांबे के ही जो है टैंकर बनाते हैं गर्म पानी के लिए, है ना। हाँ ठीक है साथियों, और देखिएगा, ये तो प्रश्न आपके घर से ही है। आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। इसलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? ध्यान रखिएगा, तांबे के बर्तन पर क्षारीय ऑक्साइड बन जाता है। अब जो हमारा नींबू इमली और खट्टे पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। क्या है ये क्या है? अम्ल होते हैं, जो क्षारीय परत से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देते हैं और तुरंत हटा देते हैं। इसलिए हमेशा खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, जब हम, जैसे ये तांबे का मेरे पास एक बर्तन है, जब ये बर्तन खराब होता है तो इस पर ऐसी चीजें
जम जाती है और ये जमता क्या है, ये जमता है ये कॉपर का ऑक्साइड। क्या जमता है? कॉपर का ऑक्साइड्स। और कॉपर का ऑक्साइड जो रहता है इसका क्या गुण रहता है, ये अपने आप में क्षारीय रहता है। अब देखो क्षारीय चीज को उदासीन करने के लिए इसमें क्या मिलाना है? अम्ल। और अम्ल कहाँ पाया जाता है? नींबू, इमली और क्या खट्टे पदार्थों में। किनमें? खट्टे पदार्थों में जो है अम्ल पाया जाता है। तो इस अम्ल को मैं क्या करूंगा? यहाँ पे डालूंगा। यहाँ पे डालते ये चीज उदासीन हो जाएगी। अब ये उदासीन हो जाएगी तो निकल जाएगी, बर्तन साफ हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब ऐसी धातुओं का उदाहरण जो है आप लोगों को देना है ना। क्या देना है? ऐसी धातुओं के, ऐसी चीजों के उदाहरण आप लोगों को देना है। ये साथियों, ये जो प्रश्न है आखिरी का, ये आप लोगों को कहीं भी नहीं जाने वाला है, हमेशा के लिए याद रहेगा। साथ ही साथ साथियों, मैं आपको कहना भूल गया हूँ, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक्स जरूर करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे। और अधिक से अधिक आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी क्लासेस देखते हैं तो इससे हमें मोटिवेशंस मिलेगा। और जो है आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता हो तो आप लाइक्स करके ही जाए, ठीक है। सुनिए, कमरे पे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, पाई जाती है पारा। पारा आपने कहाँ देखा? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करवाने की जो मशीन्स रहती है उसमें एक धातु रहती है जो कि नीचे से ऊपर तक जाती है। उसी धातु को हम क्या कहते हैं? वही धातु हमारी क्या कहलाती है? वही धातु हमारी कहलाती है पारा, ठीक है। क्या कहलाती है? वो कहलाती है पारा, ठीक है। साथ साथियों, चाकू से आसानी से काटा जाता है तो किसे? सोडियम ऐसी मुलायम धातु है साथियों, सोडियम प्लस लिथियम ऐसी धातु है, हम इसे आसानी से जो है काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इसे आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन से यह है कि सबसे अच्छी चालक कौन सी? उष्मा के अगर हम चालक की बात करते हैं, उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है? तो आप लोग बताइए। अभी तक हमने इसके बारे में बहुत बार बात की है ना। सबसे अच्छी चालक अगर उष्मा की कोई है, जब मैंने पढ़ाया था तांबे में गर्म करा था, ठीक है। उष्मा की कुचालक होती है। ऐसी कौन सी धातु है जो अपने अंदर से उष्मा को जाने नहीं देती है? सोचिएगा, जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो कहीं ना कहीं हमें क्लियर हो गया होगा कि उष्मा की सबसे कुचालक धातु कौन सी होती है, ठीक है। देखो, उष्मा की चालक धातु की हमने कहाँ बात की थी? हमने उष्मा की चालक धातु की बात करी थी। एक तांबे का टैंकर लिया था, तांबे के टैंकर में आप लोगों से मैंने बोला था कि हमने पानी गर्म करा है, और पानी कहाँ पर गर्म किया था? तो हमने वो पानी गर्म किया था तांबे के टैंकर में। उसका रीजन भी दिया था और पूछा था उन्होंने कि ऐसी चीजें किन किन चीजों में जो है हम गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो उष्मा की कुचालक की बात करते हैं, वहां पर करा था। इस्पात में क्यों नहीं करते? क्योंकि अच्छी चालक होती है ना। तो कौन सा है? स्टेटिन एक धातु होती साथियों। यह धातु हमारी उष्मा की सबसे बड़ी कुचालक होती है। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी पड़ा है, पिछले साल मैंने डाला था, आप जाकर वहां पर देख सकते हो, ठीक है। साथ साथ टाइटेनियम को रणनीति धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है ना। जिस धातु का गलनांक काफी ज्यादा है और साथ साथ वह धातु गलनांक ज्यादा है, साथ साथ यह जो धातु होती है ये विद्युत और उष्मा की क्या होती है? चालक होती है। और अपेक्षाकृत अगर इसकी वजन की बात की जाए तो वजन भी कम। उष्मा विद्युत की चालक भी है, आसानी से गल भी नहीं सकती, इस पर जंग भी नहीं लग सकती इतनी आसानी से, इसलिए इसका उपयोग हम कर देंगे। युद्ध के विमान बना लेंगे, जहाज बना लेंगे, क्योंकि वो इतनी चीज आसानी से डिसइंटीग्रेट अर्थात खत्म नहीं होगी।
तो इसलिए हम इसका उपयोग कहां कर रहे हैं, युद्ध चीजों में कर रहे हैं, इसलिए हम रणनीति धातु कह रहे हैं कि हमारे रण का मतलब युद्ध, युद्ध की नीति बनाने में जो धातु उपयोग होगी टाइटेनियम धातु। ठीक है, क्लियर। अब दो धातुओं के नाम बताइए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है ना, दो धातुओं के नाम बताइए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसी कौन सी धातु है जो कि सबसे कम क्रियाशील से, तो सोना और चांदी, जिनके हमने बना लिए आभूषण और इतनी आसानी से डिसइंटीग्रेट होना नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ऐसी धातु मुक्त अवस्था में पाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जब लोहे पर जंग लगती है तो हम किस तरह से बचाते हैं इसको। या तो हम लोहे पे जंग लगी, पेंट लगा दिया, तेल लगा दिया, उसके ऊपर ग्रीस लगा दिया, जस्तीकरण करना अर्थात जिंक की एक परत चढ़ाना। किसकी, जस्तीकरण कहते हैं, जिंक की परत चढ़ाना। जब जैसे लोहे की एक परत ली मैंने, इसके ऊपर मैंने जिंक की परत चढ़ा दी पूरे के ऊपर, अब जो है आयरन ऑक्साइड बनेगा, मतलब जो है संक्षारण होगा, कहां से होगा, क्योंकि हर तरफ तो जिंक बिछा दिया। ठीक है, ठीक है साथियों, एनीमिया एक रोग होता है और वो जो होता है हीमोग्लोबिन की कमी से ही होता है, अर्थात हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है रोगों में। तो एनीमिया के रोगों को जो है, रोगियों को जो है लोहे युक्त पालक खाने की क्यों सलाह दी जाती है, क्योंकि रक्त हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और हीमोग्लोबिन में लौह तत्व मुख्य अवयवी है। अब ऐसी स्थिति में लौह तत्व की कमी को पूरा करने के लिए एनीमिया रोगियों को क्या करते हैं, लोहा युक्त पालक खाने को। साथियों, पालक में क्या पाया जाता है, पालक में जो है हीमोग्लोबिन अर्थात लौह आयरन पाया जाता है, आयरन की कमी से होता है ना, कहां से होता है, आयरन की कमी से होता है। आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होता है, ये मैंने फिर से कहा था, धन और ऋण आयन से बनते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल। देखिए साथियों, आयनिक बंध क्या होता है, आयनिक बंध ऐसे बनते हैं जैसे ये हुई धातु Na, ये हुई Cl, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो दोनों के बीच में एक बंध बनता है जिसे कहा जाता है आयनिक बंध। अगर आपके सिलेबस में बंध है तो नो टेंशन रहिएगा, मैं पढ़ाऊंगा। ये इस तरह से है भी आपके सिलेबस में, इस तरह से एक बंध बन जाता है। अब बंध बन गया NaCl, अब ये आयनिक यौगिक हुआ। अब इसको अगर मैं गलाऊंगा या कहीं पर भी, तो ये काफी कठोर भी होगा, क्योंकि इनके बीच में जो बल है वो एक आंतराणिक बल जो होगा वो बहुत ज्यादा प्रबल होगा। अब इनको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होंगे। यहां से साथियों आपका क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। आप स्टडी विद जीनियस के परिवार से जुड़िए और यहाँ पर हम और आप सब मिलकर पढ़ते हैं और एक टॉपर्स क्रिएट करते हैं। बोलो जय श्री महाकाल, जय भगवान। थैंक यू साथियों, जय श्री महाकाल।